Hi friends, welcome to my channel Interesting Studies. So today's topic is postmodernism. Let's see कि हम postmodernism के अंडर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. What is postmodernism and when did it start? Difference between medievalism, modernism and postmodernism. What are the key ideas of postmodernism and how it challenges modernism? Major postmodernists and their work. Criticism of postmodernism. So ये ब्रॉड टॉपिक्स हम पोस्ट मॉडर्निज़म के अंडर कवर करने वाले हैं. पोस्ट मॉडर्निज़म को डिटेल में समझने से पहले हम हिस्ट्री के दूसरे पीरियड्स की एक ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के एक पीरियड मेडिवलिज़म से. सो मेडिवलिज़म का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर और चलता है टिल द रेनेसां इन द 14th सेंचुरी. मेडिवलिज़म का फीचर ये है कि ये एज डोमिनेटेड थी फेथ और रिलीजन से. मेडिवल टाइम पीरियड में चर्च एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन था. एट द सेम टाइम हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि मेडिवल पीरियड में कोई भी साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट नहीं हुआ था. जो मेडिवल पीरियड की इकोनॉमी थी वो फ्यूडल थी. फ्यूडलिज्म का मतलब है एक ऐसा सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज़ जहाँ पे मैक्सिमम लैंड किंग ओन करता था और वो उसे अपने नोबल्स और वॉरियर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता था. मिडीवलिज्म के इन्हीं फीचर्स के कारण हम इस एज को हिस्ट्री में डार्क एजेस के नाम से भी जानते हैं. मिडीवलिज्म का फोकस ह्यूमन पे नहीं बल्कि रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स पे था और ये ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ और उनकी रैशनैलिटी को अंडरमाइन करते हैं. अब हम देखते हैं मॉडर्निज़म. मॉडर्निज़म का जो पीरियड है वो 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है और ऐसा कहते हैं कि ये एक रिएक्शन के रूप में आया था मिडीवलिज्म के अगेंस्ट. मॉडर्निज़म का फीचर ये है कि ये ह्यूमनिज़म को और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सेलिब्रेट करता है. इसका फोकस ऑफ स्टडी ह्यूमन है, रिलीजन नहीं. इसीलिए हम देखते हैं कि मॉडर्निस्ट पीरियड में काफ़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज की गई थी. फॉर एग्जांपल कोपरनिकस ने ये डिस्कवर किया था कि सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड नॉट अर्थ. इट इज़ एक्चुअली अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन कॉन्ट्ररी टू द अर्लियर बिलीव्स. सो ये उस पीरियड की काफ़ी बड़ी डिस्कवरी थी और इसी डिस्कवरी ने आगे की साइंटिफिक डिस्कवरीज़ को काफ़ी हद तक शेप किया. मॉडर्निस्ट पीरियड में हम देखते हैं राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ा और ऑफिशियली मॉडर्निस्ट लाइफ की शुरुआत हुई. पॉलिटिकल एरियाज़ में अगर हम देखें तो इस टाइम पर नेशन स्टेट्स की बर्थ हुई और नई नई पॉलिटिकल वैल्यूज़ आई. फॉर एग्जांपल फ्रीडम, equality, liberty and fraternity as you have seen in American Revolution and later on the French Revolution. इकोनॉमिक एरिया में हम देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से और साइंटिफिक डिस्कवरीज से. सो अब हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर मूव कर चुके थे. ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरियाज से सिटी में माइग्रेट कर रहे थे और रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से एक अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन चुके थे. तो कुछ इस तरीके से 19th एंड 20th सेंचुरी ह्यूमंस के सामने अनफोल्ड हो रही थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्निज्म. लेट अस सी नाउ व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म. सो पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड स्टार्ट्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1950s एज अ रिएक्शन टू मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निस्ट का ये मानना है कि जो थॉट्स हैं वो रियलिटीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं. इनका कहना ये था कि ह्यूमन बीइंग्स की जो सोच है वो उनके आसपास के सराउंडिंग्स, उनके आसपास के एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस्ड है. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स अपने आसपास एक्सपीरियंस करते हैं उसी एक्सपीरियंस से उनका नॉलेज या उनका पर्सपेक्टिव फॉर्म होता है. अगर हम मॉडर्निस्ट टाइम पीरियड की ग्रैंड थ्योरीज़ की बात करें जैसे कि लिबरलिज्म या मार्क्सिज्म, तो ये जो आइडियोलॉजीज़, ये जो थ्योरीज़ हैं ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि ये भी अपने टाइम पीरियड की हिस्टोरिकल कंडीशंस से इन्फ्लुएंस्ड हैं. उस टाइम पर जैसे भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस प्रिवेल कर रही थीं उन्हीं को ध्यान में रखकर ये थ्योरीज़ बनाई गई हैं. हेंस इन थ्योरीज़ से जो नॉलेज, जो प्रिंसिपल और वैल्यूज़ जो हमें मिलते हैं वो ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल नहीं कहे जा सकते हैं, ऐसा पोस्ट मॉडर्निस्ट का मानना है. सेकेंडली, पोस्ट मॉडर्निस्ट साइंस के बारे में क्या कहते हैं. पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग साइंस एक मिथ है. यानी कि
इस दुनिया में साइंस और ऑब्जेक्टिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि साइंस का यूज़ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परपेचुएट करने के लिए किया जाता है। कौन करता है ऐसा? जो सोसाइटी की एलीट क्लास या ट्रेडिंग क्लास होती है, वो इन रियलिटी साइंस का मिसयूज़ करती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये भी कहते हैं कि कोई भी ट्रुथ या ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एग्जिस्ट करता है और जो हमें बताया जाता है वो इन रियलिटी स्टोरीज़ होती हैं या नैरेटिव्स होते हैं। और ट्रुथ को समझ पाना ह्यूमन माइंड्स के लिए इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि कोई भी ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। आज जो हमें ट्रुथ लगता है, इट इज़ पॉसिबल कि कुछ समय बाद वो ट्रुथ ना रहे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। यूनिवर्स जो है ये एक कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं। यूनिवर्स स्टेबल नहीं है, बल्कि इन अ स्टेट ऑफ केओस है। सिमिलरली जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो भी परमानेंट और ऑब्जेक्टिव नहीं है। देयर इज़ अ नॉलेज पावर कनेक्शन, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ये नॉलेज एंड पावर का कनेक्शन पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर मिशेल फूको द्वारा दिया गया है। ऑल्सो पोस्ट मॉडर्निस्ट का फोकस किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को ढूंढना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ट्रुथ एग्जिस्ट ही नहीं करता और ट्रुथ रियलिटी से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी यानी कि जो फैक्ट हमें दिखता है हम उसे ट्रुथ मानने लगते हैं, बट जो ट्रुथ है वो रियलिटी के बियॉन्ड है, वो रियलिटी को भी सरपास करता है। हेंस ह्यूमन माइंड्स अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने लॉजिक और रीज़न को यूज़ करके इस ट्रुथ का पता नहीं लगा सकते। ऑल्सो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो ह्यूमंस को रीडिफाइन करते हैं। उनका फोकस क्योंकि ट्रुथ का पता लगाना नहीं है, बट व्हाट दे वांट टू फोकस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन। नाउ लेट अस स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म टुडे। Do you think post-modernist line of thinking has influenced our life in any way? The answer is yes. How? See, जो सोसाइटी में हम न्यू सोशल मूवमेंट्स देखते हैं वो ये दिखाते हैं कि ह्यूमंस आज अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू सी ट्रांसजेंडर मूवमेंट्स, गे राइट मूवमेंट्स, ये सारे ही कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उस थॉट से इंस्पायर्ड हैं। आज जो गे हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, वो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हैं, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ओपनली डिस्कस कर रहे हैं और अपने लिए राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। सो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट का ही इन्फ्लुएंस है। इनका ये मानना है कि कोई भी पर्सन हमें फिज़िकली मेल या फीमेल दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन रियलिटी भी मेल है या फीमेल है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो हमें मेल दिख रहा है वो फीमेल हो और जो फीमेल दिख रहा है वो मेल हो। तो ट्रुथ बहुत ब्रॉड है, जिसे सिर्फ नेकेड आई से और फिज़िकल अपीयरेंस से डिसाइड नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ सेक्शुअल रिवोल्यूशन, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म को मैनिफेस्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का। सो वो भी पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट से इंस्पायर्ड है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने प्रोडक्शन को बढ़ाया, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण इन्वायरमेंट का भी बहुत डिग्रेडेशन हुआ। ऑल्सो साइंटिफिक रिवोल्यूशन से हमें नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मिली, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लेकिन उनका मिसयूज़ भी हुआ। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा। ऑल्सो कैपिटलिज्म आया, बट अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिज्म गेव राइज टू कॉलोनियलिज्म, और हम सब ने देखा है कि कॉलोनीज़ को और उनके लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, उनके रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया गया। तो ये जो पूरी अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की, कैपिटलिज्म के फॉलआउट्स की, इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पोस्ट मॉडर्निस्ट जो लाइन ऑफ थॉट है उसने हमें हेल्प किया है और हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज किया है। अब हम हर चीज़ को पोस्ट मॉडर्निस्ट के लेंस से देखते हैं और उसके एडवांटेजेस और उसके क्रिटिक्स दोनों को ही एनालाइज करते हैं। सो येस, इन दिस वे पोस्ट मॉडर्निज्म ने हमारे कल्चर को, हमारी लाइन ऑफ थॉट को अफेक्ट किया है।
फ्रेंड्स, अब हम स्टडी करते हैं कुछ मेजर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। फर्स्ट थिंकर हैं मिशेल फूको, जो कि एक पोस्ट मॉडर्निस्ट फ़िलासफ़र हैं और जिन्होंने ये ट्राई किया है स्टडी करना कि अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसीलिए हम उनके मेथड ऑफ स्टडी को जीनियोलॉजी बोलते हैं। जीनियोलॉजी का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ मेंटालिटी। ये ओरिजिन पे जाके तब उस टॉपिक की स्टडी करते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1960, मैडनेस एंड अनरीजन द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस 1961। यहाँ पर ये क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं यूनिवर्सलिस्ट वेस्टर्न ट्रेडिशन को और उन ट्रेडिशंस को जिन्होंने एक डिस्कोर्स को राइज दिया है। उस डिस्कोर्स का नाम है नॉर्मलेसी। ये पूरा जो नॉर्मलेसी का डिस्कोर्स है ये हमें बताता है कि क्या एक्टिविटीज़ नॉर्मल हैं और क्या एक्टिविटीज़ अबनॉर्मल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात में सोना और दिन में जागना, सुबह जागना, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। तो जो भी लोग इस काम को करते हैं हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल लोग हैं। और जो लोग भी इसका ऑपोजिट करते हैं, यानी कि रात में जागते हैं और सुबह सोते हैं, उन्हें हम एक अबनॉर्मल कैटेगरी में डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये इनसेन है या पागल हैं। सो इन दो कैटेगरीज़ में हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं। अब देखें तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन का, बिकॉज ह्यूमन एक्ट को आप सिंपली बॉक्स ए या बॉक्स बी में नहीं डाल सकते। इट इज़ मच मोर देन दैट। इससे हम एक मिस्टेकन सेंस ऑफ आइडेंटिटी को राइज करते हैं। फूको एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी थिंकर थे और इन्होंने मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट और उसके पूरे सिस्टम, यानी कि पुलिस, लॉ, प्रिजन, डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया है। उनका वर्क डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 प्रिजन्स, स्कूल्स और क्लिनिक्स की स्टडी करता है और दिखाता है कि किस तरीके से पावर को यूज़ करके लोगों को डिसिप्लिन किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। इस तरीके से उन्हें कंट्रोल किया जाता है कि लोगों को लगता है कि ये इन रियलिटी उनके बेनिफिट के लिए है, बल्कि सच ऐसा नहीं होता। ये स्टेट अपने बेनिफिट के लिए करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 इज़ हिज अनदर वर्क, जहाँ पे वो एग्जामिन करते हैं मिथ्स रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। यहाँ पर फूको ये बताते हैं कि जो लोग ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं वो नॉर्मल कहे जाते हैं एंड वाइस वर्सा। सो दिस वॉज हिज डिस्कोर्स ऑफ नॉर्मलेसी। द नेक्स्ट थिंकर इज़ लियोटार्ड। लियोटार्ड का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म एज इनक्रेड्यूलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव। लियोटार्ड का कहना ये है कि हम जितनी भी ग्रैंड थ्योरीज़ हैं या जितनी भी मेटा नैरेटिव्स हैं, हमने उसमें फ़ेथ खो दिया है। क्यों? क्योंकि ये सारे ही नैरेटिव्स जो बनाए गए हैं वो फ्यूचर में झूठे साबित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिबरलिज़म पीस की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है, बट वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को होने से नहीं रोक पाया। इनफैक्ट कोल्ड वॉर को भी लिबरलिज़म नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से हमने काफ़ी डिस्ट्रक्शन और वायलेंस देखा और वर्ल्ड पीस को एक्चुअली खोते हुए देखा। सो अपनी बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में लियोटार्ड इसी लॉस ऑफ फेथ इन ग्रैंड एंड मेटा नैरेटिव्स की बात करते हैं। लियोटार्ड एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इन्हें पोस्ट मॉडर्निज्म के इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में लीडिंग फिगर माना जाता है। वो हेट्रोजेनिटी और कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी। आफ्टर स्टडिंग अबाउट द कोर आइडियाज़ ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, now let us study some of the criticisms of postmodernism. No doubt postmodernism एक intellectual movement था और इसने हमारी thought process को एक नया direction दिया, but like any other political theory, even postmodernism suffers from some inherent issues. So let us study those issues one by one. The first is excessive individualism. Now postmodernism individualism और choices की बात करता है, ये individual freedom की बात करता है, but इट सीम्स कि टू मच इंडिविजुअलिज्म से सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होता है। नाउ सेकेंड इज रिलेटिविज्म। पोस्ट मॉडर्निस्ट रिलेटिविज्म, कन्फ्यूजन एंड स्केप्टिज्म जैसे वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। बट थिंक, अगर हमें किसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करना होगा तो उस आंसर को किसी एक वैलिड थ्योरी पर बेस करना ज़रूरी है। बट पोस्ट मॉडर्निज्म
के अकॉर्डिंग कोई भी थ्योरी या नैरेटिव सच नहीं होता। Hence, postmodernism fails to give any strong base to answer the difficult question. Postmodernist एक conservative and status quoist approach भी माना जाता है because while criticizing the other political values, postmodernists अपना ही एक line of thought देते हैं जो कि status quoist है। Postmodernism also limits the political action. Postmodernist जो हैं वो state को criticize करते हैं और state की power को reduce करना चाहते हैं। But due to the complexity and diversity of the society, state आज एक necessary evil बन चुका है। They are good at negation but weak at replacement. Postmodernist के थ्रू हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। हम हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करते हैं, उसे निगेट करते हैं, बट एट द सेम टाइम पोस्ट मॉडर्निज्म हमें कोई भी बेटर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं कर पाता बिकॉज इसका जो लाइन ऑफ थॉट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। सो ये थे पोस्ट मॉडर्निज्म के क्रिटिसिज्म। आई होप आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है पोस्ट मॉडर्निज्म के टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।